धीरे धीरे लेकिन आत्मविश्वास के साथ सीरिया की नई सत्ता रूसियों को अपने देश से बाहर कर रही है। आज 10 अगस्त सीरिया और रूस ने एक नया ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो टार्स में रूसी सैन्य ठिकानों और खमीमिम एयरबेस पर उनके भविष्य को निर्धारित करता है। ये 1.5 साल की गहन वार्ताओं का परिणाम है। अगर बहुत संक्षेप में कहें तो पूरी नागरिक अवसंरचना, बुनियादी ढांचा, इसमें खमीमिम हवाई अड्डा और टार्स बंदरगाह का चौथा व्यावसायिक घाट शामिल है। पूरा नियंत्रण सीरियाई अधिकारियों के पास चला जाता है और खुद सैन्य ठिकानों का दर्जा बदलकर संयुक्त प्रशिक्षण केंद्रों में बदल दिया जाता है। यानी अब रूसी लोग सीरियाई सैन्य ठिकानों को नियंत्रित नहीं करते, वे वहां केवल अनुबंधित विशेषज्ञों के रूप में हैं। अगर बशर अल असद के समय में रूसियों के पास इन दोनों इलाकों में ठिकानों और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा नियंत्रण था, तो अब सीरिया ने ये ठिकाने फिर से अपने कब्जे में ले लिए हैं। लेकिन सीरिया अभी पूरी तरह से रूस को बाहर नहीं निकाल सकता। इसकी वजह है तेल की आपूर्ति। इसलिए इस एपिसोड में हम सैन्य ठिकानों से जुड़े समझौते की बारीकियों को समझेंगे। रूसियों की स्थिति अनुबंधित विशेषज्ञों की, वो भी बेहद अस्थिर हैसियत वाली है। और ऐसा क्यों है? सीरिया अब तक रूसियों को पूरी तरह से बाहर क्यों नहीं निकाल पाया है? हालांकि सीरिया के नए राष्ट्रपति देश को पश्चिम की ओर मोड़ रहे हैं। स्पॉइलर, रूसियों के मामले में समाधान खुद सीरिया के राष्ट्रपति ट्रंप को पेश कर रहे हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है, पेचिए। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आभारी रहूंगा। आपके लिए ये बस 1 सेकंड का काम है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आभारी रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं रूस और सीरिया के बीच हुए उसी मेमोरेंडम से जिस पर आज हस्ताक्षर किए गए। रॉयटर्स के अनुसार सीरियाई अधिकारी सभी नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन अपने हाथ में लेंगे, जिसमें खमीमिम हवाई अड्डा और टार्स बंदरगाह का वाणिज्यिक घाट भी शामिल है, जिससे इन्हें धीरे धीरे सीरिया की नागरिक प्रशासन प्रणाली में एकीकृत किया जा सकेगा। सैन्य ठिकानों को नए समझौतों के तहत संयुक्त प्रशिक्षण केंद्रों में बदल दिया जाएगा। ये समझौता दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और संक्रमण काल को 3 महीनों के भीतर पूरा करने की योजना है। इसके अलावा सीरिया के बंदरगाह और सीमा शुल्क के मुख्य निदेशालय ने स्पष्ट किया कि टार्स बंदरगाह में सभी व्यावसायिक परिसंपत्तियां, जिनका पहले पूरी तरह से रूस द्वारा प्रबंधन किया जाता था, अब सरकारी नियंत्रण में आ जाएंगी, जिसमें घाट संख्या 4 भी शामिल है। साथ ही उससे संबंधित गोदाम और अन्य बुनियादी ढांचे की संपत्तियां भी। सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इस दस्तावेज को पूरे वार्ताकाल का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया, जो द्विपक्षीय संबंधों के एक नए चरण की शुरुआत करता है। आगे उद्धरण है, 1.5 साल की गहन वार्ताओं के बाद आखिरकार खमीमिम और टार्स में 2 रूसी ठिकानों का भविष्य तय हो गया है। समझौता ज्ञापन पर सहमत होकर, जिसमें दोनों पक्षों के बीच संबंधों के अगले चरण की विशेषताएं बताई गई हैं। और यहाँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। रूसी अधिकारी अभी तक सीरियाई पक्ष के बयानों पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वे चुप हैं। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि इस खबर में रूस के लिए कोई जीत नहीं है। अगर होती तो वे अब तक चिल्ला रहे होते, देखिए हमने सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखी है, यहाँ तक कि बशर अल असद के बाद नया राष्ट्रपति भी हमारे साथ है। नहीं, वे इस मेमोरेंडम पर पूरी तरह चुप हैं, क्योंकि अगर वे इस पर टिप्पणी करना शुरू करें तो पता चलता है कि सीरिया में रूसियों के अधिकार, जैसा कि कहा जाता है, अब बहुत ज़्यादा सीमित हो गए हैं और असल में अब वहाँ उनकी कोई सैन्य ठिकाने नहीं हैं। अब जब आप मुख्य खबर जान चुके हैं तो मैं ऐतिहासिक संदर्भ दूंगा, जिसके बिना सीरिया में बदलावों के पैमाने को समझना मुश्किल है। मैं सब कुछ जितना हो सके उतना सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और टार्ट्स में नौसेना के लिए सामग्री और तकनीकी सहायता केंद्र, रूस का भूमध्य सागर में एकमात्र नौसैनिक अड्डा है, जो 1971 से मौजूद है, यानी सोवियत काल से ही। 2017 में मॉस्को और दमिश्क ने बशर अल असद के नेतृत्व में इन ठिकानों पर रूसी सेना को 49 सालों
के लिए तैनात करने का समझौता किया, यानी 2066 तक। इस बंदरगाह का सक्रिय रूप से इस्तेमाल रूस के सीरिया में सैन्य अभियान के दौरान किया गया था, ताकि बशर अल असद की सरकार के पक्ष में लड़ने वाली सेना को समर्थन मिल सके। दिसंबर 2024 में सशस्त्र समूहों ने, जो अब कोई राज नहीं है, तुर्की के समर्थन से बशर अल असद को सत्ता से हटा दिया गया और पूर्व राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, भाग गए और रूस में शरण ली। अहमद अश-अशारा के नेतृत्व में नई सीरियाई सरकार ने रूसी सैन्य ठिकानों को बनाए रखने की संभावना से इनकार नहीं किया, लेकिन केवल तभी जब दमिश्क को इससे कोई लाभ मिले। यानी उन्होंने साफ कहा कि हो सकता है हम समझौता करें, हो सकता है नहीं। उसी समय रूसी राष्ट्रपति गंजे व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्को इशोतकदा तब वहां 2024 के अंत में 2025 की शुरुआत में उन्होंने ये उल्लेख किया कि हिमेमिम और टार्ट्स में गंदे रूसियों की सैन्य मौजूदगी नए सीरियाई सरकार के साथ उद्धरण गंभीर बातचीत का विषय बनेगी। यहाँ तक कि तब भी वे वहां डराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम अभी देखेंगे। ये बात तो अप्रैल में ही सामने आ गई थी कि सीरिया की अंतरिम प्रशासन हिमेमिम एयरबेस की स्थिति बदलना चाहती है, उसे एक प्रशिक्षण और मानवीय केंद्र में बदलना चाहती है। तो मतलब यह है कि मौजूदा ज्ञापन लगभग 1 साल तक नई सरकार के दबाव का नतीजा है। इस समय ये कहा जा सकता है कि रूस सैन्य ठिकानों पर नियंत्रण खो देगा, लेकिन सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखेगा। इसे ही इन ठेके पर काम करने वाले विशेषज्ञों की बेहद असुरक्षित हैसियत कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि रूसी सैनिक, यानी असल में ये रूसी ईवान, हाँ, वे इन ठिकानों पर मौजूद रहते हैं, लेकिन अब इन ठिकानों का नियंत्रण उनके पास नहीं है, बल्कि सीरियाई पक्ष के पास है। यानी ये बस ऐसा है कि उन्हें वहां रहने की इजाज़त दी गई है, लेकिन अब वे इन सैन्य ठिकानों का संचालन नहीं करते। इसी के साथ खुद कानूनी आधार, यानी वही पट्टी का समझौता जो 2066 तक है, औपचारिक रूप से अभी तक उसे रद्द नहीं किया गया है। उसे बस एक नए मेमोरेंडम के जरिए फिर से तैयार किया गया है। यानी उसमें बस लिखा गया है कि रूसी वहां रह सकते हैं, लेकिन अब वो उनकी सैन्य छावनी नहीं है। और इस टेरर पर आपके मन में शायद सवाल आया होगा, सुनिए, आखिर दमिश्क बस रूस को पूरी तरह से बाहर क्यों नहीं निकाल सकता? हालांकि साफ है कि वे इसी की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सीरिया की नई सरकार रूस के प्रभाव को अपने देश में कम से कम करने की कोशिश कर रही है। तो फिर वे इन गंदे रूसियों को अपनी जमीन से बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? कह सकते हैं कि सारे समझौते उन्हें रद्द किया जा सकता है। उसी तरह 2066 तक के लीज का समझौता भी असल में रद्द किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये समझौता अपराधी बशार असद की सरकार ने किया था, जो भाग गया है और अब मॉस्को में बैठा है। बस समझौता रद्द कर दिया और भूल गए। वैसे भी पश्चिम अभी नए राष्ट्रपति को रूसियों को बाहर निकालने में यकीनन मदद करता। तो इसका जवाब बहुत सीधा है। सीरिया अभी भी रूसी तेल की आपूर्ति पर बहुत हद तक निर्भर है और इसे तुरंत किसी और से बदलना संभव नहीं है। और यहीं पर एक बात कहना जरूरी है, इस विषय को एक और कहानी से जोड़ना जरूरी है, जिसे हमने पहले ही इस YouTube चैनल पर चर्चा किया है। बस कुछ दिन पहले ही हमने इस YouTube चैनल पर इस विषय पर बात की थी, लेकिन यहाँ इसे दोहराना जरूरी है और इसे इस विषय से जोड़ना है, यानी सीरिया में रूसियों के सैन्य अड्डों का पुनर्गठन। बात यह है कि रूसियों के साथ अड्डों पर बातचीत के साथ साथ सीरिया अमेरिका के साथ अलग से बातचीत कर रहा है, ताकि बचे हुए आखिरी बड़े प्रतिबंधों को हटाया जा सके। इसमें सीरिया को आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों की सूची से बाहर करना शामिल है, जिसमें दमिश्क को 1979 में शामिल किया गया था और जो देश के खिलाफ एकमात्र बड़ा सक्रिय प्रतिबंध है। इस बातचीत के तहत वाशिंगटन ने दमिश्क से अनुरोध किया, नरमी से कहे तो रूसी तेल के आयात में भारी कटौती करने के लिए, और उसे ये वचन मिला। यानी सीरिया ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरी तरह से रूसी तेल छोड़ सकते हैं। औपचारिक रूप से अमेरिका ने सहमति नहीं दी। उन्होंने इसे प्रतिबंध हटाने की सीधी पूर्व शर्त के रूप में रखा, लेकिन सीरियाई सूत्र के अनुसार अमेरिकियों ने यह संकेत दिया, रूसी तेल की खरीद बंद करने से आतंकवाद के प्रायोजक देश का दर्जा जल्दी और बिना किसी जटिलता के हटाने की संभावना बढ़ जाएगी। और यही वो मुख्य बात है जो रूसी तेल पर इस निर्भरता की प्रकृति को समझाती है। सीरिया रूसी तेल पर अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मजबूरी और उन परिस्थितियों के कारण निर्भर है जिन्हें पिछले शासन बशार असद ने बनाया था। सीरियाई अधिकारी सीधे शब्दों में पहले उन पर से प्रतिबंध हटाने की मांग करते हैं। क्यों?
ताकि गणराज्य वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता या अपने खुद के तेल उत्पादन का विकल्प ढूंढ सके। यानी ये एक तरह का बंद चक्र है। तेल की जरूरत अभी है, लेकिन बिना प्रतिबंध हटाए अन्य आपूर्तिकर्ता ढूंढना लगभग असंभव है और केवल रूस ही बचता है जो ये तेल आपूर्ति करता है। इसी के साथ दमिश्क विविधीकरण की दिशा में वास्तविक कदम उठा रहा है और सीरिया की सरकार पहले से ही नए आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रही है और जैसा कि उन्होंने कहा, वे बड़े बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प बात, पिछले महीने फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज ने समुद्री तटवर्ती क्षेत्र में भंडारों की खोज के लिए अनुबंध पर चर्चा की थी और जून में सीरिया ने अमेरिकियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी कंपनियों कनाकोफिलिप्स और नोवोटेरा के साथ गैस उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी ओर से कहा कि वॉशिंगटन दमिश्क से विश्वसनीय कॉरपोरेट साझेदारों को शामिल करने का आग्रह करता है। सबसे पहले जाहिर है अमेरिकी व्यवसाय और सीरिया से रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का पालन करने की उम्मीद करता है। दमिश्क और वॉशिंगटन के बीच संबंधों में सुधार का संदर्भ भी उल्लेखनीय है, क्योंकि ये सुधार दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात के बाद शुरू हुआ था, नवंबर 2025 में व्हाइट हाउस में। और उसी समय अमेरिका ने अंतरिम अवधि के वर्तमान राष्ट्रपति अहमद अशर को अपनी प्रतिबंध सूची से हटा दिया था और दमिश्क से आंशिक रूप से प्रतिबंध हटा लिए थे। मैं याद दिला दूं कि अशर को वहां सीरिया में लगभग आतंकवादी नंबर 1 माना जाता था और संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो उसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम भी घोषित किया था। बाद में ये सब रद्द कर दिया गया। अब वे उसके साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। और अगर हम इन दोनों टुकड़ों को एक साथ जोड़ें तो हमें पूरी तस्वीर दिखाई देगी। औपचारिक रूप से सीरिया ने मुख्य प्रतीकात्मक परिणाम हासिल किया है। रूसी सैन्य ठिकानों के नागरिक बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण अब उसके पास आ गया है और खुद ये ठिकाने अब रूसियों के केवल सैन्य अड्डे नहीं रह जाते पुराने अर्थ में। लेकिन रूस से पूरी तरह स्वतंत्र होना अभी 2 कारणों से संभव नहीं है। पहला कारण, कानूनी रूप से टार्ट्स में स्थित सैन्य अड्डा 2066 तक किराए के समझौते के तहत रूस के पास ही रहेगा। नया ज्ञापन केवल प्रबंधन को पुनर्गठित करता है, खुद दस्तावेज को रद्द नहीं करता। हालांकि अगर सीरिया चाहे तो वह इस समझौते को तोड़ने का कोई बहाना ढूंढ सकता है। दूसरा कारण, आर्थिक रूप से सीरिया अभी तुरंत रूसी तेल को छोड़ नहीं सकता। नए आपूर्तिकर्ताओं की ओर जाना, चाहे वह टोटल एनर्जीज के जरिए हो या फिर कोनोकोफिलिप्स या अन्य पश्चिमी साझेदारों के जरिए हो, इसमें समय लगता है और ये समय दमिश्क को केवल तभी मिलता है जब प्रतिबंध हटाए जाते हैं, जो कि आंशिक रूप से मॉस्को से तेल की खरीद कम करने की तत्परता पर निर्भर करता है। यानी इस उलझन को अभी सुलझाना बाकी है। ऐसा एक संबंध बनता है जहां दमिश्क का हर कदम पश्चिम की ओर समय के साथ साथ रूस पर 2 मोर्चों, सैन्य और ऊर्जा पर दबाव डालने के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन पूरी तरह से संबंध तोड़ना केवल चरणबद्ध तरीके से ही संभव है। पहले प्रतिबंध हटाए जाते हैं, फिर सीरिया के लिए वैकल्पिक तेल आपूर्तिकर्ता ढूंढे जाते हैं और तभी रूस की सैन्य मौजूदगी, जो आज के समय में नागरिक बुनियादी ढांचे और पूर्ण दर्जे से वंचित है, वो दोनों पक्षों के लिए और सबसे पहले सीरिया के लिए पूरी तरह से अपना महत्व खो सकता है। तो सीरिया निश्चित रूप से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और गंदे जंगली रूसियों को मुझे लगता है जल्द ही इस क्षेत्र से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ मैं विराम लगाता हूँ। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक और विवरण में किसी भी डोनेशन के जरिए आर्थिक मदद कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।